Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Hina. I am a faculty of UPSC Law Optional Paper at Study IQ. In today's video, we are going to cover negligence. Negligence as a tortious liability we will cover in this video. और negligence के क्या essentials हैं, उसका एक जो landmark judgment है, that is Donohue versus Stevenson. और उसमें जो नेबर प्रिंसिपल आया था उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और नेग्लिजेंस की सिचुएशन में डिपेंडेंट को क्या क्या डिफेंसेस मिलते हैं, दैट आल्सो वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस इज द फेलियर टू एक्सरसाइज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर that a reasonable person would in similar circumstances causing harm to another. Right? See, negligence में there is absence of intention. नेग्लिजेंस में आप कभी भी ये आपको प्रूव नहीं करना होता है कि इन्होंने जो डिफेंस है उसने जानबूझकर हार्म करने की कोशिश की है। नेग्लिजेंस में देयर इज नेवर इंटेंशन टू हार्म। नेग्लिजेंस में केयरलेसनेस का फैक्टर होता है कि जहां पर जो डिफेंडेंट है उसने अगर ड्यू केयर एंड अटेंशन की होती तो ये इंजरी प्लेंटिफ को सफर नहीं करनी पड़ती। राइट? तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ केयर देखा जाता है कि, एंड ऑफ कोर्स दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है हाउ मच केयर शुड हैव बीन टेकन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो केस टू केस जो केयर का जो स्टैंडर्ड है, जो लेंथ है, ग्राफ है, वो देखी जाएगी। Winfield gave a definition. It stated, negligence is the breach of a legal duty to take care, which results in damage undesired by the defendant to the plaintiff. विनफील्ड की ही जो ये डेफिनेशन है, इसी से जो एसेंशियल्स है नेग्लिजेंस के वो निकल कर आते हैं। इसी की जो डेफिनेशन है उसको पार्ट्स में ब्रेक किया गया है और जो नेग्लिजेंस के एसेंशियल है विच नीड्स टू बी प्रूव्ड बाय द प्लेंटिफ। देखिए, जो नेग्लिजेंस है वो एक स्पेसिफिक टॉर्ट है। दैट मीन्स कि जो प्लेंटिफ है अगर उसने कोई इंजरी सफर की है बिकॉज ऑफ डिपेंडेंट्स नेग्लिजेंस, तो देर आर सर्टन एसेंशियल्स विच प्लेंटिफ हैज टू प्रूव। वो क्या क्या एसेंशियल्स प्रूव करने होंगे वो इस डेफिनेशन से निकल कर आए हैं। सबसे पहली चीज जो उसको प्रूव करनी होगी वो लीगल ड्यूटी, देन ही हैज टू प्रूव देयर वाज अ ब्रीच, एंड देन ही हैज टू प्रूव दैट ही सफर्ड सम डैमेज। नेक्स्ट स्लाइड में वी विल कवर देम इन पॉइंट्स। बट जो विनफील्ड की डेफिनेशन है इसको बहुत ही वाइडली एक्सेप्ट किया गया है और इसी डेफिनेशन के बेसिस पर जो टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस है उसको एस्टैब्लिश किया गया है। इट इन्वॉल्व्स unintentional harm due to carelessness or recklessness. See, this is a very important point कि यहाँ पर इंटेंशन नहीं होता है। अगर प्लेंटिफ इंटेंशन प्रूव कर देगा तो फिर नेग्लिजेंस नहीं है। नेग्लिजेंस का मतलब है कि जो डिफेंडेंट है उसने जानबूझकर तो इंजरी नहीं कॉज की है, लेकिन जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन को इन दोस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस एक केयर एंड अटेंशन करनी चाहिए थी वो भी उसने नहीं किया है। तो उसकी केयरलेसनेस की वजह से जो प्लेंटिफ है उसको इंजरी हुई है और which the plaintiff is here for compensation, right? So there are three essentials which the plaintiff has to prove in case of negligence. सबसे जो पहला essential है वो है duty of care. It's duty of care. Duty of care towards whom? The defendant must owe a duty of care to the plaintiff. ठीक है? अब प्लेंटिफ को सिर्फ ये प्रूव नहीं करना है कि डिफेंडेंट की यहाँ पर एक ड्यूटी थी, डिफेंडेंट को प्लेंटिफ को ये प्रूव करना है कि जो डिफेंडेंट की ड्यूटी ऑफ केयर थी वो टुवर्ड्स प्लेंटिफ थी। राइट? अगर डिफेंडेंट की जनरली चाहे पूरी दुनिया के टुवर्ड्स उसकी ड्यूटी है लेकिन प्लेंटिफ की तरफ नहीं थी, तो यहाँ पर एंड ही वाज डिफेंडेंट वाज नेग्लिजेंट, द प्लेंटिफ विल नॉट गेट बेनिफिट। प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट देयर वाज अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स हिमसेल्फ, उसके बाद ही उसको नेग्लिजेंस में कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज दिस ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स प्लेंटिफ। सेकेंड इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी। Second step is breach of duty, that defendant must have failed to meet the standard of care expected of a reasonable person in the given circumstances. हर अभी मैंने आपको बताया कि सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां ड्यूटी ऑफ केयर का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। दैट मीन्स कि वहां पर एवरी पर्सन शुड बी वेरी ऑब्जर्वेंट एंड वेरी अटेंटिव और कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
बट कहीं पर ऐसा जरूरी नहीं है कि यही सेम स्टैंडर्ड ऑफ केयर आपको दूसरी सिचुएशन में भी लगती है। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट देयर इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी। जो डिफेंडेंट है उसने उस ड्यूटी को ब्रीच किया है विच वॉज टूवर्ड्स प्लेंटिव। तो फर्स्ट प्लेंटिव हैज टू प्रूव देयर इज ड्यूटी ऑफ केयर, एंड देन सेकंड ही हैज टू प्रूव दैट डिफेंडेंट हैड committed breach towards that duty, and third because of that breach injury is caused to the plaintiff, plaintiff को injury हुई है। the breach of duty must directly cause the harm suffered by the plaintiff। तो ये तीनों असेंशियल्स प्लेंटिफ को प्रूव करने हैं अगर उसको नेग्लिजेंस के अंडर कॉम्पनसेशन चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज असेंशियल्स विद एन एग्जांपल। ए है, उसका ये घर है, ठीक है, एग्जाम्पल है, उसका ये घर है और उसके गार्डन में उसने एक ट्री प्लांट किया हुआ है। वो जो ट्री है उसमें से उसमें बेरीज लगती हैं, पर वो पॉइजनस बेरीज हैं, पॉइजनस बेरीज हैं, दैट मीन्स उनको कंज्यूम नहीं किया जा सकता। और ए को ये बात मालूम है कि भाई मैंने अपना, ऑफ कोर्स उसका बैकयार्ड है, वो जो चाहे उसमें वो लगा सकता है। अब उसने जो ये बेरीज हैं वो पॉइजनस बेरीज हैं और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो जो उसका नेबर है बी, उसके बैकयार्ड में जाती है, ठीक है, उसके बैकयार्ड में जाती है। अब एज अ नेबर ए हैड अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स प्लेंटिव, ठीक। अब वो जो ब्रांचेस उसके, अब आपको पता है कि भाई आपने एक ऐसा पेड़ लगाया जिसकी पॉइजनस बेरीज हैं, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि भाई उसकी जो ब्रांचेस हैं वो इधर उधर ना जाएं, कोई उसको कंज्यूम ना कर ले। तो देयर ड्यूटी ऑफ केयर, उसकी ब्रांचेस जो हैं वो बी के बैकयार्ड में जाती हैं और वहां पर बी का कोई भी पेट डॉग है वो उसको खा लेता है और उसकी डेथ हो जाती है या उसको कोई भी हेल्थ इश्यूज होते हैं। अब जिसके लिए बी उससे कॉम्पनसेशन लेना चाहता है, बी ए से कॉम्पनसेशन लेना चाहता है, तो उसको ये सारी चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी कि उसकी एक ही नेग्लिजेंस थी, यहाँ पर उसको ड्यूटी ऑफ केयर था, उसने उसको ब्रीच किया और उसकी ब्रीच की वजह से बी हैज सफर्ड एन इंजरी, राइट। अब ब्रांचेस है, अब इस तरीके का पेड़ है, ब्रांचेस उधर जा रही हैं, तो एज अ पर्सन अगर आप अपने घर में कुछ भी लगाइए लेकिन आपकी ड्यूटी टुवर्ड्स नेबर्स भी है, राइट। तो अगर वहां पर ब्रांचेस आए तो आपको उसको ट्रिम करना है, दिस इज योर ड्यूटी, बट ही डिडंट डू दैट और बिकॉज ऑफ दैट नाउ बी हैज सफर्ड एन इंजरी एंड बी वांट्स कॉम्पनसेशन। तो बी यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकता है प्रोवाइडेड ही प्रूव्स ऑल दीज 3 पॉइंट्स। ये तीनों पॉइंट्स उसको साइमल्टेनियसली प्रूव करने हैं। ऐसा नहीं है कि आइदर ऑफ दीज थिंग्स, he has to prove all the 3 things. He has to prove that A had duty towards him, and B, second, that duty was defendant breach. There's a breach of duty by defendant, and third, plaintiff suffered an injury. When all these 3 elements are proven, then we can say that negligence has been established और अब plaintiff को compensation मिल सकती है। जो लैंडमार्क जजमेंट है नेग्लिजेंस का, जिसमें नेग्लिजेंस का जो स्कोप है उसको बहुत वाइड कर दिया था, दैट इज डोनाहू वर्सेस स्टीवेंसन। अब इसमें हुआ ये था कि जो मिसेस डोनाहू है उन्होंने एक जिंजर बियर परचेज किया था, एक जिंजर बियर उन्होंने परचेज की थी और वो जो बॉटल थी, जिस बॉटल में वो बियर थी, दैट बॉटल, उसके अंदर वो ओपेक थी, ठीक है, वो ओपेक बॉटल थी। ओपेक होता है कि जिसमें क्लियरली नहीं दिखता है, तो क्लियर ग्लास की बॉटल नहीं थी, ओपेक बॉटल थी, तो उसमें जो प्रोडक्ट है वो दिख नहीं रहा था, तो वो ओपेक बॉटल थी। मिसेस डोनाहू ने वो बॉटल ली, उन्होंने जब कंज्यूम किया तो हाफ वे उन्होंने बॉटल में एक डीकम्पोज्ड स्नेल उनको मिला, डीकम्पोज्ड स्नेल, ठीक है। इसी वजह से इसको फेमसली स्नेल इन द बॉटल केस भी बोला जाता है। तो उनको वो स्नेल दिखा और वो शी केम, उनको शॉक लगा एंड उनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्नेल, डीकम्पोज स्नेल, और उन्होंने आधी बॉटल पी भी ली थी। तो उन्होंने जो स्टीवेंसन है, स्टीवेंसन वॉज द मैन्युफैक्चरर, ही वॉज द मैन्युफैक्चरर जिसने ये जो जिंजर बियर है इसको मैन्युफैक्चर किया था। तो उन्होंने स्टीवेंसन के अगेंस्ट सूट फाइल किया फॉर कॉम्पनसेशन। अब कोर्ट के सामने स्टीवेंसन ने एक डिफेंस लिया। स्टीवेंसन ने बोला कि सी, जो मिसेस डोनाहू है उन्होंने हमसे तो बॉटल परचेज नहीं की, तो वी हैड नो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद डोनाहू, राइट। तो जिनके टुवर्ड्स हमारा कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है उनके टुवर्ड्स हमारी कोई ड्यूटी भी नहीं है, राइट। तो उन्होंने ये डिफेंस लिया स्टीवेंसन ने कि बिकॉज शी डिड नॉट बॉट डायरेक्टली, दिस बॉटल वाज नॉट ब्रॉट बाय हर डायरेक्टली फ्रॉम अस,
उन्होंने कहीं और से परचेज किया, तो उन्होंने जहां से परचेज किया वो उनके अगेंस्ट सूट फाइल करे, हमारा यहाँ पर ड्यूटी ऑफ केयर नहीं है टुवर्ड्स हर। कोर्ट ने यहाँ पर स्टीवेंसन का जो डिफेंस था, जो आर्ग्यूमेंट थी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट ने यहाँ उनको बोला कि जो नेबर है, उन्होंने नेबर प्रिंसिपल को बहुत वाइड किया, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि वो सेम विसिनिटी है तो वो तो बिल्कुल ही नेबर है। लेकिन कोर्ट ने नेबर प्रिंसिपल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और बोला कि जहां पर आपके एक्शन से किसी को डायरेक्टली लॉस हो रहा है, वहां पर आपका ड्यूटी ऑफ केयर आ जाएगा। क्या मतलब है? उन्होंने बोला कि स्टीवेंसन जो है वो मैन्युफैक्चरर है, आप बॉटल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर आप कंज्यूमर्स के लिए कर रहे हैं, राइट? वो किसी कंजप्शन के लिए ही है ना। ऐसा नहीं है कि आप बॉटल्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आप अपने वेयर हाउस में स्टोर कर रहे हो, यू आर सेलिंग इट टू द कंज्यूमर्स। सो आपका जो ड्यूटी ऑफ केयर है वो यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगा। You cannot just say that okay, because we did not sell the bottle to Donoghue, that means we owe no duty towards her। तो कोर्ट ने इस कंटेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया और कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर नेबर प्रिंसिपल बहुत वाइड है। बॉटल तो आपने मैन्युफैक्चर की है ना, तो एज अ मैन्युफैक्चरर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द कंज्यूमर कि जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो सेफ फॉर कंजम्पशन होना चाहिए। So this principle was given in Donoghue versus Stevenson। What happened? Issue था कोर्ट के सामने, could a manufacturer owe a duty of care to a consumer with whom they had no direct contractual relationship। अब because Donoghue ने directly Stevenson से bottle purchase नहीं किया, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाइज एट दैट टाइम उनको था कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो स्टीवेंसन अपना जो लाइबिलिटी है उससे बचने के लिए उन्होंने ये कंटेंशन लिया कि बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद डोनाहू, वी ओ हर नथिंग एंड देयर वी डोंट ओ एनी ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स हर। और ड्यूटी ऑफ केयर ही नहीं है टुवर्ड्स हर, तो फर्स्ट एसेंशियल प्रूव नहीं होता नेग्लिजेंस का, और इसीलिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं बनती है, राइट? अब इसमें कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और कोर्ट ने इस कंटेंशन को खारिज किया। कोर्ट ने बोला नो, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स फॉर द कंज्यूमर्स। सो भले ही डायरेक्टली द कंज्यूमर्स आर नॉट बाइंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स बट दे आर बाइंग योर प्रोडक्ट, और अगर उस प्रोडक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप लाइबल होगे। तो दैट मीन्स कि अगर आप प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, यू हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर, यू हैव टू गिव सेफ प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स। सो द नेबर प्रिंसिपल वाज वाइडेंड इन डोनाहू। तीन चीजें उन्होंने बोली। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ड्यूटी केयर, दिस केस एस्टैब्लिश द मैन्युफैक्चरर्स ओ अ ड्यूटी ऑफ केयर टू कंज्यूमर्स टू इंश्योर देयर प्रोडक्ट्स आर सेफ। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नेग्लिजेंस लॉ, it expanded liability beyond contractual relationships and introduced the concept of foreseeability in tort law। foreseeability, अब आप चलिए जो कोर्ट ने बोला कि ठीक है, जो डोनाहू है उनके साथ आपका कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन आपने अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और उस प्रोडक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी, अगर वो इट्स नॉट सेफ फॉर कंजम्पशन, तो ये फोर्सिएबल है ना कि जो भी इसको पिएगा उसको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप सेफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि अगर आप सेफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो इट इज फोर्सिएबल दैट इट विल कॉज इंजरी, इट विल कॉज हार्म टू द कंज्यूमर। सो यहाँ पर उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए मैंडेटरी है उसको साइडलाइन किया। उन्होंने बोला नो, इवन इफ देयर इज फोर्सिएबिलिटी तो भी यहाँ पर लाइबिलिटी बन जाएगी। Third, it paved the way for more robust protections for consumers and accountability of manufacturers। After this judgment, manufacturers के ऊपर एक responsibility आया कि आप जो भी manufacture कर रहे हैं तो you have to have a duty of care, यानी कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें सेफ्टी होनी चाहिए, कुछ ऐसा ना हो जिससे कंज्यूमर बीमार पड़ जाए, उसको कोई इंजरी हो जाए। अगर होती है तो उसके लिए कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, नेबर प्रिंसिपल अप्लाई होगा, forcibility test will be applied and the manufacturers will be held responsible। So in Donoghue versus Stevenson, the scope of negligence was widened by introducing the neighbor principle। ठीक है? So this is what happened in the judgment। Now let's talk about certain defenses in which defendant can take in negligence। सबसे पहला जो डिफेंस उसको मिल सकता है वो मिल सकता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस माने कि जो प्लेंटिफ है उसका भी नेग्लिजेंस था जिसकी वजह से ये इंजरी कॉज हुई है। ठीक है? सो अगर जो प्लेंटिफ है वो पार्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द हार्म,
तो यहाँ पर डिफेंडेंट को डिफेंस मिल सकता है और उसकी जो लाइबिलिटी है वो कम हो सकती है। देन वी हैव वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरिया, दैट मीन्स कि जो प्लेंटिफ है उसने खुद ही वॉलंटरली ही अग्रीड टू द रिस्क इन्वॉल्व। तो ये एक बेनिफिट उसको मिल सकता है। जैसे कार वाला जो एग्जाम्पल है, जो हमारा लेक्चर है डिफेंसेस इन टॉर्टियस लाइबिलिटी, जो इससे पहले लेक्चर है उसमें मैंने कवर किया है उसको। सो कार, अगर आप किसी कार रेस में जाते हैं और वहां पर आप जो ड्राइवर है फॉर वट एवर रीजन इफ देर इज नेग्लिजेंस, बट एट द सेम टाइम आप भी जा रहे हो कि एक इनहेरेंट रिस्क है एज अ स्पेक्टेटर, तो वहां पर डिफेंडेंट कैन टेक द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी, कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पर रेस देखने आए थे और आपको पता था कि रिस्क इन्वॉल्व है, स्टिल यू केम। तो यहाँ नाउ यू कैनॉट क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर दैट। Then we have inevitable accident. The harm could not have been avoided despite reasonable care. तो ये एब्सोल्यूट है, दिस इज ऑपोजिट ऑफ नेग्लिजेंस। अगर प्लेंटिफ नेग्लिजेंस प्लीड कर रहा है तो डिफेंडेंट कैन प्लीड इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड स्टेट दैट जो सर्कमस्टांसेस थे उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, एक्सीडेंट कुड नॉट हैव बीन फोर्सिएबल, तो वाज नॉट फोर्सिएबल, तो वो डिफेंस भी उसको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में आपको प्रूव करना है कि जो इवेंट था वो नेचुरल था और अनफोर्सिएबल था, प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर। तो अगर डिफेंस ये प्रूव कर पाता है कि उसकी गलती नहीं थी, उसने जो ड्यूकेरन कॉशंस थे, प्रिकॉशंस थे उसने लिए हैं, मगर बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल इवेंट की वजह से द इंजरी वाज कॉज्ड, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो ही विल बी प्रोटेक्टेड और उसकी लाइबिलिटी से वो बच जाएगा। सो प्लेंटिव विल नॉट गेट कॉम्पनसेशन। ओके, so this is it for negligence. In this particular video, I have tried to cover the basics of negligence, because of course in detail we are going to cover it in the paid classes of UPSC law optional paper, जिसका batch चल रहा है. If you are interested, you can join that batch. We cover all the important topics. We cover previous year questions. We cover all the landmark judgments in that. We also provide you with notes. And of course, we are regularly doing revision. So in that particular batch, our focus is not only about providing the syllabus and providing with the classes, we also focus on the revision, because we try to cover everything in the class itself. And of course, we understand that you are preparing for GS papers also, preliminary examination, CSAT, and you have a lot in your plate. So what we try in my class, especially I try that I make you guys revise everything in the class itself, so that after 6 months, when the course is over, you will not feel that I have to again start with everything. अब 6 महीने हो गए हैं पढ़े हुए, तो अब दोबारा से सारा करना है, तो वो ना हो, इसीलिए मेरी कोशिश है कि we revise everything. Okay, so that is our strategy. If you wish, you can join that batch. And this is it for today's video. Thank you so much for watching.